हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट आज लगभग 2.5% से नीचे गिरा। बहुत बड़ी रकम होती है, ये बहुत बड़ा होता है। 2.5% ऑफ द होल मार्केट, पूरी शेयर मार्केट का 2.5% बहुत बड़ी रकम हो जाती है। लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से वाइप आउट हो गई। जब कोई भी ये कहता है कि वाइप आउट हो गया, उसका मतलब क्या होता है? मतलब कि लोगों ने अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया है। जैसे मान लो मेरे पास शेयर थे, मैंने शेयर बेच दिए और अपना पैसा अपने पास वापस कर लिया, उसे कहते हैं मार्केट से पैसा वाइप आउट होना। ठीक है, तो मार्केट से पैसा वाइप आउट क्यों हुआ, पहले देख लेते हैं कितने का परसेंट हुआ। जैसे कि मैंने बताया 2.5% के करीब मार्केट गिरी। ठीक है, विच इक्वेट्स टू लगभग 1300 पॉइंट। एज बीइंग अ ट्रेडर, मैं खुद भी शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत ट्रेड करता रहता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से ना लगभग 1300 पॉइंट मार्केट का गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। ठीक है, इट्स लाइक अ इवेंट वंस इन अ ईयर। तो वैसे तो मार्केट, शेयर मार्केट मतलब जन फेब मार्च से थोड़ी सी ट्रम्बलिंग चल रही है ना, ऊपर नीचे हो रही है, काफ़ी टर्बुलेंस है कह लो। बट लगभग 1300 पॉइंट गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है। और निफ्टी काफ़ी देर बाद 16,700 के पॉइंट को टच किया है। इकोनॉमिक्स टाइम ने या हर बड़े न्यूज़पेपर ने इसको कवर करना ही है तो किया। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स टाइम का हेडलाइन का स्क्रीनशॉट है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट करने वाली, बैंक स्टॉक्स फॉल अप टू 4%। देखो, वैसे ओवरऑल मार्केट तो 2.5% गिरी है, पर यहाँ पर जो पर्टिकुलरली बैंक स्टॉक्स हैं वो 4% तक गिर गए हैं। ऐसा पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर के साथ क्यों हुआ? शेयर मार्केट तो सारी गिरी है, पर बैंकिंग सेक्टर 4%, मतलब उससे भी ज्यादा क्यों? उसका एक रीजन है, देखते हैं वो आगे रीजन क्या है। उससे पहले जरा मेरे बारे में जान लो। ठीक है, मेरा नाम इंद्रजीत, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। ठीक है, सेंसेक्स स्टूड एट लिटरली 55,669। ठीक है, 1300 पॉइंट नीचे गिरा। निफ्टी 50, अच्छा सेंसेक्स और निफ्टी 50 में अंतर आई बिलीव सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सेंसेक्स एक बेंचमार्क है, एक इंडेक्स है ऑफ बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, देश में बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर शेयर्स, इक्विटी, अपना बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं। तो उनमें से एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और भी बहुत सी हैं। पर ये दो मेजर हैं जिनको हम ट्रैक करते हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट, कि मार्केट में कितना उतार चढ़ाव आ रहा है। ठीक है, और बीएससी का एक इंडिकेटर है, एक इंडेक्स है सेंसेक्स, और आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडिकेटर है निफ्टी 50। ठीक है, इसमें चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, फिर ऐसे ही लेक्चर लंबा हो जाएगा। हम शेयर मार्केट की न्यूज़ को सुनते हैं। सेंसेक्स गिरा, निफ्टी गिरा। ठीक है, इसके अलावा इसका मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण रहा आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया लगभग 40 पॉइंट से। अब रेपो रेट क्या होता है? देखो, एक तरफ होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ होता है बैंक। ठीक है, आमतौर पर अगर बैंक को कोई पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो आरबीआई से उधार लेते होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई जो बैंकों को लोन देता है वो रेपो रेट के ऊपर देता है, तो एक तरह का ये इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, कहीं लिखा है यहाँ पर रेपो रेट, चलो हम लिख देते हैं, इट इज इंपॉर्टेंटली इंटरेस्ट रेट। ठीक है, देखो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आरबीआई को क्या जरूरत आन पड़ी थी कि जिसके कारण इतना बड़ा मतलब कह लो काफी बड़ी प्लंज आई मार्केट में, इतना बड़ा मार्केट में डाउनफॉल आया, कैसे आया और क्यों आया, और आरबीआई ने ऐसा एक्शन क्यों लिया? क्या आरबीआई को नहीं पता था कि सेंसेक्स ऐसे गिर सकता है? बिल्कुल पता था, आरबीआई को पता था कि ऐसे हो सकता है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया, तो क्या जरूरत थी? देखो, आरबीआई का मुख्य काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना, मॉनेटरी मनी सप्लाई को बना के रखना। क्यों? मनी सप्लाई मतलब जो आपकी पूरी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है इन्फ्लेशन से, यानी महंगाई से। ठीक है, राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस शब्दों पर, शब्द सुनो मेरे, राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन आपस में डायरेक्टली लिंक्ड होती है। अगर मनी सप्लाई, रिमेंबर सप्लाई ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन हाई होता है, बस ना। अभी ना इकोनॉमिक्स तो वैसे जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा, जिनको नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी का कोर्स खरीद लेना, मेरा ऐप के ऊपर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको अच्छे से डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट लगा के समझाया हुआ है कि मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन आपस में कैसे जुड़ते हैं। अभी इस वेरी मोमेंट पे आप एक सिंपल लिंक समझो, इफ मनी सप्लाई इज हाई, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो हाई। ठीक है, अब क्योंकि मनी सप्लाई पहले से ही बहुत ज़्यादा है,
मनी सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में बढ़ा के रखी गई थी ड्यू टू पैंडेमिक। जब पैंडेमिक हुआ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो गई। उस एक्टिविटी को एक्सटेंड करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मनी सप्लाई को बढ़ाया गया था। पर क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ी उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ा। ऊपर से यूक्रेन का जो रशिया का वॉर है वो क्राइसिस, तेल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, और से बहुत से फैक्टर आपस में जुड़कर हमारे इन्फ्लेशन को ऑल टाइम हाई पर ले गए। ऑल टाइम हाई इन सेंस हमारा लगभग 7% के करीब इन्फ्लेशन रेट चल रहा है पिछले क्वार्टर का। पिछले 3 क्वार्टर से इन्फ्लेशन अपना टारगेट ब्रीच कर रहा है। देखो जो आपका आरबीआई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक एग्रीमेंट हुआ 2015 में, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015। ठीक है, इस एग्रीमेंट का एक पर्पस था जिससे के तहत आरबीआई के एक्ट तक को, आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया और आरबीआई की ये स्टैट्यूटरी जिम्मेदारी बनाई गई। स्टैट्यूटरी मतलब आरबीआई की वो कानूनी रूप से ये जिम्मेदारी होगी कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे। उसके लिए उन्हें एक टारगेट सेट करके दीजिए कि भाई इन्फ्लेशन 2% से नीचे नहीं गिरना चाहिए और 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। पर पिछले 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से आरबीआई अपना ये टारगेट करेक्ट करने में, टारगेट अचीव करने में फेल हो रहा है और आपका इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है, इन्फ्लेशन परसेंटेज है, वो इससे भी आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसे आगे जा रहा है तो इसको आरबीआई कैसे कर्ब करेगा? आरबीआई इसको कर्ब कर सकता है मनी सप्लाई को कम करके। देखो मैंने भी समझाया, मनी सप्लाई हाई, इन्फ्लेशन हाई। तो अगर हमें इन्फ्लेशन हाई करनी तो मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो हम मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं, और मनी सप्लाई को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मनी सप्लाई को कम करने के लिए हम रेपो रेट को बढ़ा सकते हैं। रेपो रेट मतलब आरबीआई जिस रेट से बैंकों को पैसा देता है, अब उस रेट को महंगा कर दिया गया है, उस इंटरेस्ट रेट को महंगा कर दिया गया है। अब अगर बैंक्स को, मतलब जो बैंक है, कमर्शियल बैंक हो, शेड्यूल बैंक हो, उनको अगर रेपो रेट महंगा मिलेगा, इंटरेस्ट रेट महंगा मिलेगा, तो वो आगे भी इंटरेस्ट रेट महंगा चार्ज करेंगे, जिससे टेंडेंसी टू बोरो, टेंडेंसी फॉर पीपल टू टेक लोन विल डिक्लाइन। जो लोगों की इच्छा होगी लोन लेने की वो कम हो जाएगी। ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी यानी कि, तो इससे मनी सप्लाई अपने आप मॉडरेट हो जाती है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं द इन्फ्लेशन आउटलुक। ठीक है, इन्फ्लेशन कैसे इस चीज को इम्पैक्ट कर रही है? एक तो ग्लोबल फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, they have filtered through into India. High frequency indicators suggest that food prices will remain high. Prices of edible oil ये सब भी बढ़ते जा रहे हैं। Global oil prices holding above $100 per barrel and are feeding into local fuel prices. तेल हमारे यहाँ पेट्रोल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई लेवल को मतलब टच कर रहा है ना, 104 रुपये लीटर, 120 रुपये लीटर। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस ऑफ ऑयल हैं या प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल हैं वो बहुत हाई हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोकल पर भी अपना पेट्रोल बढ़ेगा, उसके भी रेट बढ़ेंगे। अब जब आपके पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाती है। एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना, ठीक है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अब जब आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, अब मान लो मैं कोई चीज़ प्रोड्यूसर हुआ ना, मैं कोई मान लो ये पेन बनाता था, पहले मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके इसको बेचता था, मेरी लॉजिस्टिक कॉस्ट आती थी 10 रुपये, और वहाँ जाके बेचने का प्रॉफिट मैं सिर्फ 20 रुपये में बेच देता मान लो। अब अगर पेट्रोल महंगा होने के कारण मेरी लॉजिस्टिक कॉस्ट 10 की 15 रुपये हो गई है, तो इसकी कीमत भी तो बढ़ेगी ना। वही पॉइंट है, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही है, तो उससे हर चीज़ में महंगाई आ रही है। अब हमें उस इन्फ्लेशन को कर्ब करना है, उसको कम करना है, तो हमें मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए क्या कर रही है आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है, जिसके कारण आज मार्केट क्रैश हुई है। ठीक है, ये एक चार्ट दिया गया है कि कैसे हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है आरबीआई उसको अचीव करने में फेल रही है। इट हैज़ टू बी 6%, 6% के आसपास बना रहना चाहिए ये। ठीक है, पर पहले यहाँ सितंबर 19, मई 20, इस दौरान तो कोविड था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तब तो इन्फ्लेशन हाई होना एक्सपेक्टेड था। पर इस टाइम पे जब हमारा जनवरी 22 चल रहा है, मार्च 22, नवंबर 21, ये क्वार्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं, 3-3 महीने का गैप है इनमें। तो इस दौरान भी हमारा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इंडेक्स है, वो ऑलरेडी CPI कंबाइन है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन, वो ऑलरेडी हाई चल रहा है। अच्छा, जब मैं कहता हूँ ना इन्फ्लेशन, तो ध्यान रखना जो आपका आरबीआई है वो हमेशा CPI कंबाइन को ट्रैक करता होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक तरह का इंडेक्स है जो ये मेजर करता है ऑल ओवर इंडिया लोगों को
या कंज्यूमर को कोई दाम कोई वस्तु, कोई कमोडिटी किस रेट पर मिल रही है, ठीक है, उसका एक एवरेज है, समझो ऐसे। तो ये इन्फ्लेशन टारगेट अब देखो ये 7% के आसपास है, 6.95% टू बी एग्जैक्ट। तो मतलब इन्फ्लेशन टारगेट से भी हम 1% ऊपर जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो उसको कम करना जरूरी था, इसलिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है। इसके अलावा के और इम्पॉर्टेंट कह लो स्टेप उठाया है आरबीआई ने, सीआरआर को बढ़ा दिया गया है। देखो जो आपके बैंक्स होते हैं ना, बैंक को कुछ रिजर्व बना के रखने होते हैं, जिनमें से दो मुख्य रिजर्व होते हैं, सीआरआर और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। जो कैश रिजर्व रेशियो है इसको लगभग 2 साल से 4% पे रखा गया था, अब इसको 4.5% पर कर दिया गया है। अब इसका क्या फायदा नुकसान? फायदा अभी इस मूवमेंट पे ये होगा कि अगर बैंकों के पास जितना उनका एनटीडीएल है, एनटीडीएल होता है नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, ओवरऑल इसमें नहीं जाएंगे कि एनटीडीएल डिटेल में जाऊं, सरल भाषा में इतना समझो कि जितना उसको रिजर्व बना के रख, अगर किसी बैंक के पास 100 रुपए है, मान लो यार सरल समझते हैं, अगर किसी बैंक के पास 100 रुपए हैं तो पहले क्या होता था कि उनको उस 4 रुपए रिजर्व बना के रखने पड़ते थे, अब उसको 4.5 रुपए कर दिया गया है। अब इसको 100 रुपए की एग्जाम्पल से लोगे तो ये ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं लगता है, पर अगर आप इसको 1 लाख करोड़ रुपए समझो तो 4000 करोड़ और 4500 करोड़, 500 करोड़ का फर्क पड़ जाएगा इस 0.5 से, ऐसे फर्क पड़ता है परसेंटेज में, ठीक है। और बैंकों की कैपिटल इतनी होती ही है, बैंकों की कैपिटल आराम से 50,000 करोड़, 40,000, 50-60,000 करोड़ इतनी होती है, तो उसमें से 0.5% इज ह्यूज, बहुत बड़ी रकम हो जाती है। इससे ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा? इससे ओवरऑल मनी सप्लाई कम होगी। इट विल लिटरली विड्रॉ 87,000 करोड़ फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, 87,000 करोड़ रुपए मनी सप्लाई में से ही कम कर देगा ये 0.5% का इजाफा। तो सोचो कितना बड़ा फर्क हुआ, ठीक है। अब इवन विद द सीआरआर हाइक द आरबीआई विल इंश्योर एडिक्वेट लिक्विडिटी फॉर प्रोडक्टिव नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, वो जाहिर सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। With rapidly changing geopolitical scenario that continues to pressurize the global supply chain, इसमें एक मेजर इशू यूक्रेन रशिया वॉर है, ठीक है, एंड कमोडिटी प्राइस डोमेस्टिक पॉलिसी रेट्स फॉर एक्सपेक्टेड। अब जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन पिछले 6 महीने से, इवन 7-8 महीनों से इवन हाई लेवल्स पे चल रहा है, इन्फ्लेशन टारगेट ब्रीच हो रहा है, तो इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ आरबीआई और एनी मतलब मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री कि भाई ये रेट्स को चेंज करेंगे, रेट्स को हाई करेंगे और मॉनेटरी सप्लाई को कम किया जाएगा। तो ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, इवन ये तो इस लेवल तक एक्सपेक्टेड था कि अप्रैल में हो जाना चाहिए था, बट अब एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई एक अर्जेंसी में और उसके मतलब रिजल्ट में ये सिनेरियो देखने को मिला, ठीक है। Therefore, while not unexpected, the RBI governor has already shared concern over rising inflation in April. The interest rate, यानी repo rate hike amidst the rising input cost is expected to have the impact on real estate and etc. etc. ठीक है, सभी सेक्टर्स पर असर डालेगा ये, और सबसे ज्यादा असर डालेगा रियल एस्टेट पर, शेयर मार्केट पर, ऐसी जगहों पर। इसीलिए जो बैंक है, बैंक निफ्टी बैंक और खास करके जो बैंक्स हैं उनके शेयर ज्यादा गिरे हैं 4% तक। The policy rate hike will translate into higher EMI for home loans. इससे सब था मतलब ना कंक्लूजन निकाली तो सबसे ज़्यादा लोन महंगे हो जाएंगे, लोगों के लिए EMI भरनी कॉस्टली हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे ओवरऑल मनी सप्लाई कम होगी। The monetary policy stance is still accommodated and with the receding pandemic and economic growth, ठीक है। ओवरऑल यार देखो आरबीआई का पर्पस क्या है? आरबीआई का पर्पस है मॉनेटरी सप्लाई को कम करना, मनी सप्लाई को कम करना। इसके लिए टर्म यूज होती है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई इस टाइम क्या कर रहा है, इसे मतलब पूरी वीडियो से टेक अवेज क्या है आपके लिए? आरबीआई इज फॉलोइंग द कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई इज रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लेशन, ठीक है। दो मतलब की टेक अवेज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। आगे देखो, अच्छा आपको जो पूरा ये लेक्चर है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मेरे इस टेलीग्राम हैंडल पे, इसको ज्वाइन करो। पीडीएफ साथ के साथ वीडियो अपडेट होते ही पीडीएफ भी अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा एक पूरा कंप्लीट मोटिवेशन कोर्स लेके आए सिद्धांत सर, तो उसको भी ज़रूर एक बार चेकआउट करो, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।